आज का हमारा मौजू है रमूज़े औक़ाफ़। साथ में ये मैंने लिख दिया है रमूज़, जिसे इंग्लिश में आप पंक्चुएशन का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में पंक्चुएशन और उर्दू में रमूज़े औक़ाफ़। रमूज़ लफ्ज़ अलग है, औक़ाफ़ अलग है, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी की तरकीब बन जाती है रमूज़े औक़ाफ़। रमूज़ जमा है रम्ज़ की, रम्ज़ के मानी हैं इशारा के। औक़ाफ़ जमा है वक्फ़ा की, वक्फ़ा के मानी होते हैं जुदा करना, अलग करना, सेपरेट करना, अलहदा कर देना। तो रमूज़े औक़ाफ़ इस्तिलाह में इसकी ग्रामर कवैत की इस्तिलाह में इसकी तारीफ़ क्या बनेगी? ग्रामर की रूह से वो इलामतें जो दो लफ्ज़ों, फ़िक्रों या जुमलों को एक दूसरे से अलग करें। सबसे चीज़ इलामत, इसमें इलामत वो डाली जाएगी रमूज़े औक़ाफ़ की, जिसे पंक्चुएशन भी कहते हैं। अब तो दो लफ्ज़ों, दो फ़िक्रों या दो जुमलों, एक ही चीज़ उनमें से फ़िक्रों या जुमलों को अलग करती है इलामत, उस इलामत को कहते हैं रमूज़े औक़ाफ़। रमूज़े औक़ाफ़ हर ज़बान में इस्तेमाल होते हैं और रमूज़े औक़ाफ़ का तहरीर में जितना उम्दा इस्तेमाल किया जाए उतनी ही उस तहरीर के हुस्न में इजाफ़ा होता है। इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, अरबी में भी है। अरबी जब आप कुरान पढ़ते हैं तो कुरान की मुख्तलिफ़ आयात सूरतों में आप देखते हैं कि जी हमें बताया जा रहा था यहाँ पे इतना आपने क़याम करना है, यहाँ पे इतना ठहरना है, यहाँ पे नहीं ठहरना, यहाँ पे अगले लफ्ज़ को मिला देना है। तो ये क्या है? ये पंक्चुएशन है रमूज़े औक़ाफ़। उर्दू में भी रमूज़े औक़ाफ़ हैं। तो आपके जो 12वीं जमात के तलबा हैं, तलबा व तालिबात, पहले सबक है सीरत नबी का जो उसके आखिर पे है ना, मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम, उसके आखिर पे जो दिए गए हैं ग्रामर के दो ही टॉपिक दिए गए हैं, एक राब्ता का और दूसरा तफसीलिया का। सबसे पहले मैं उन्हें एक्सप्लेन करूँगा। वावैन हो गया, सक्ता हो गया, निदाइया है, फ़िजाइया है, सवालिया निशान है। और ये इसलिए भी अहम है, तकरीबन 4 से 5 नंबर का सवाल, 6 नंबर बल्कि बन जाते हैं, 2 MCQs और 4 नंबर का एक शार्ट क्वेश्चन जो है सेकंड ईयर के तलबा के लिए स्पेशली खुसूसी इसी में से आता है। ठीक हो गया। इनकी वजाहत पहले सबक के इख्तिताम जो शुबली नुमानी का सबक है मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम, उसके आखिर पे यही रमूज़े औक़ाफ़ की 2 इलामतें हैं जिनकी वजाहत की गई है। तो उसी जो टॉपिक वाइज आपके चैप्टर वाइज में जो दिए गए हैं इलामतें, उसी हवाले से लेक्चर में सिर्फ उन्हीं टॉपिक की वजाहत कर रहा हूँ। राब्ता, राब्ता की ये इलामत होती है भाई, 2 डॉट होते हैं ऊपर नीचे। ठीक हो गया। सबसे अहम चीज़ होती है कि राब्ता की अलामत इस्तेमाल करने से पहले आपको राब्ता की अलामत, यानी जो पंक्चुएशन, जो रमूज़े औक़ाफ़, जो रम्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी अलामत पता होनी चाहिए कि ये अलामत राब्ता की क्या है, सवालिया की क्या है, तफसीलिया की क्या है। उसके बाद वहाँ जाके आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो तफसीलिया की अलामत है 2 डॉट हैं और उसके साथ एक छोटा सा ख़त दिया जाता है जहाँ पे आप किसी चीज़ की तफसील लिख रहे होते हो। राब्ता की अलामत 3 नसर में 3 मुख्तलिफ़ हवालों से इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1 पे है ख़याल या साबिक़ा बात की तशरीह। जुमले में आपने नसर लिख रहे हैं और उसमें कोई बात कही है और उसकी आगे मज़ीद तशरीह देनी हो, बात को वाज़े करना हो, तो उस पे वहाँ पे राब्ता की अलामत इस्तेमाल की जाती है। मसलन मैं क्लास में हूँ और आपको कहता हूँ कि जी मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल अलाउ नहीं है, कॉलेज की तरफ से इस पे मुकम्मल पाबंदी है, और आगे इस बात को बढ़ाते हुए कहता हूँ बकौल प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के नाम के बाद मैं यहाँ पे राब्ता की अलामत इस्तेमाल करूँगा बकौल प्रिंसिपल। 500 रुपये जुर्माना होगा। ठीक हो गया। जब आपने अपनी बात को, आपको बता रहा हूँ कि जी मोबाइल नहीं लेकर आना, मोबाइल पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी है, बकौल प्रिंसिपल यानी अपनी बात की वजाहत के लिए, पहले ख़याल या साबिक़ा बात की वजाहत के लिए बकौल प्रिंसिपल यहाँ पे राब्ता का इस्तेमाल होगा। मुल्क में कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, बकौल CM पंजाब जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसे हवाला
हवालात में बंद कर दिया जाएगा, हवाला पॉलिश किया जाएगा। तो आपने जो बात कही उसकी वजाहत के लिए राब्ता की अलामत होती है। नंबर 2, मुतज़ाद जुमलों को अलग करना है। आप दो जुमले लिख रहे होते हैं जिसमें एक जुमला पहले आपने बयान किया और दूसरा उसके मुतज़ाद है। अकेला जुमला जो पहला होगा वो अपने मफ़हूम नहीं दे सकेगा। मसलन मैं कहता हूँ कि ग़ुलाम सुन सकता है, ठीक हो गया। अब ग़ुलाम सुन सकता है, एक बात कही गई है, कंप्लीट मफ़हूम नहीं आ रहा, साथ में ग़ुलाम सुन सकता है, तो आगे क्या है? आगे क्या है कि बोल नहीं सकता। अब बोलना और सुनना दो मुतज़ाद जुमले हैं, उन दोनों को अलग करने के लिए उनके दरमियान हम राब्ता की अलामत पुटअप करते हैं। मसलन एक और इसके जुमला है कि इंसान चल सकता है, उड़ नहीं सकता, ठीक हो गया। अली गा सकता है, सुन नहीं सकता। गाना गाने का फ़न उसके पास है, सुनना नहीं है। जिसमें दो जुमले, दो ख़यालात एक दूसरे की ज़िद हों, मुतज़ाद हों, उनको अलग करने के लिए हम राब्ता की अलामत का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है मकूला या कहावत। जैसे है कि हम कहते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या खूब कहा। क्या सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या खूब कहा, यहाँ पे आएगी अलामत राब्ता की। और इसके बाद कहेंगे जो अपनी मदद आप नहीं करता या खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, ठीक हो गया। जब कोई मकूला, अब ये मकूला भी है, अब सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से सबक है अपनी मदद आप, तो ये उन्हीं के नाम से मनसूब होता हुआ ये मकूला हमें महसूस होता है, तो ये कहा जाता है। जब कोई मकूला या कहावत आपने बयान करनी हो तो उससे पहले भी क्या आपने इस्तेमाल करना है? राब्ता की अलामत। उसके बाद आ जाते हैं तफसीलिया। तफसीलिया का लफ्ज़ तफसील से निकला है जिसके मानी है तशरीके और तफसील के। तफसीलिया का लफ्ज़ तफसील से निकला है जिसके मानी है तशरीह करना, मिसाल देना, एक्सप्लेन करना। मसलन इसका इस्तेमाल वहाँ पे होता है कि जब आप मज़मून लिख रहे हों, अगर आ जाता है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर मज़मून लिखें, तो आप लिखते हो जी क़ायद आज़म का बचपन, कायद का बचपन। अब आपने कायद के बचपन की तफसील देनी है तो आप तफसीलिया की अलामत यहाँ पे लगाते हो, ठीक है। जैसे आम लफ्ज़ों में कहा जाए, स्टूडेंट के वो दिमागों में ये चीज़ रच चुकी है जी, हेडिंग देना। हेडिंग के बाद जो है आपकी कैप्शन जो होती है, उसके बाद सुर्खी के बाद आपने क्या करना होता है? तफसीलिया की अलामत। अब आपने कायद का बचपन लिखा है तो इस कायद के बचपन में आप क्या लिखेंगे जी? वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुई है, या कराची के नज़दीक एक पानीली गांव है जो असल उनका गांव था, वहाँ पे पैदा हुई है और उन्होंने बचपन यहाँ पे गुजारा। उनकी बचपन की तालीम फ़लाँ स्कूल में है, सिंध मदरसतुल इस्लाम में है, उनका इस तरह गुजरा। उसके बचपन की जितनी भी तफसील है इस पूरे पैराग्राफ में देते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं जी लंदन रवानगी। अब आपने यहाँ पे सुर्खी दे के कैप्शन या हेडिंग दे के उसके बाद यहाँ पे इसकी अपनी तफसील लिखनी है, तो आप क्या करेंगे? तफसीलिया की अलामत पुटअप कर देंगे, ठीक हो गया। कि जब आप कहते हैं कि जी मिसाल दी जाती है कि मैं घर में, आपसे पूछा जाता है कि आप क्या आज सामान लेके आ रहे हैं, आप कहते हो कि मैं घर के लिए ये सामान लेके आया। सामान लेके आया, उसके बाद आप तफसीलिया की अलामत देंगे क्योंकि आगे आप सामान की तफसील लिखने लगे हैं। अशिया खुर्दनोश लेकर आए हैं, उसकी तफसील लिखते हैं। कोई सब्ज़ी फ्रूट है उसकी तफसील लिखते हैं। कोई कुर्सियाँ, मेज़, सोफ़े या और कोई सजावट और आराइश का सामान, आप गुलदस्ते वगैरह लेके आए हैं, जो सामान उसकी तफसील लिखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे उसकी तफसील लिखने के लिए भी आपने तफसीलिया की अलामत देनी होती है। जब भी किसी चीज़ की आप एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं, तशरीह कर रहे होते हैं, तो उसके बाद आप ये अलामत देते हैं। मसलन आपकी गज़ल का शेर आ जाता है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, उसकी तशरीह लिखते हो। आप शायर का नाम लिखते हो, मुसन्निफ़। आप जब तशरीह का लफ्ज़ लिखते हो वहाँ पे तो तफसीलिया की अलामत डालना जो है समझ जाएँ कि फ़र्ज़ ऐन हो जाता है भाई, ठीक हो गया। तब भी आप तफसीलिया की अलामत लगाते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक था रमूज़ औक़ाफ़ में राब्ता और तफसील।